हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। और कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में हम आगे बढ़ चुके हैं। देखिए भैया, सभी संख्याएं हमने पढ़ा दी। जहाँ तक हमसे बेहतर बना, हमने बेहतर तरीके से आपको एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाने का प्रयास किया है। और अभी हम एनसीईआरटी की किताब से ही रैखिक असमीकरण जो चैप्टर नंबर 6 होता है वो अब हम शुरू करने वाले हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी है। थ्योरी के रूप में बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें मुश्किल लगेगा। हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है समझने में कुछ चीज़ों को, पर बहुत अच्छी बात है। जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप उसके बारे में खोज पाएंगे। तो सब बातें अच्छी होती हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास की। तो भाई, इससे पहले आप लाइक वाइक कर दो। शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भी समस्या हुआ करे तो आप नीचे कमेंट में बता दिया कीजिए और थोड़ा तारीफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि तारीफ़ के हम भूखे रहते हैं। अगर तारीफ़ नहीं मिलती तो मुंह लटक जाता है भाई, और आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि सर का आज मुंह लटका हुआ है। खैर, थोड़ा सा तबीयत को और अच्छा करते हैं, मूड को बनाते हैं और शुरू करते हैं रैखिक असमीकरण। तो भैया बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, मतलब ये आया ही क्यों कॉन्सेप्ट। तो भाई, आपने ढेर सारे पीछे के सवालों में हल किया था जहाँ पे शाब्दिक प्रश्न होते थे और उसमें आप समीकरण बनाना सीख चुके थे। मतलब कि कहा जाता था कि राम के पास 4 भैंसें हैं, रमेश के पास 3 गायें हैं, कुल मिला के कितनी हो गई, या फिर ऐसा ऐसा कुछ करके जो कुछ भी बनाना होता था। जैसे राम के पास 10 कुछ रुपए हैं, या फिर राम के पास मान लेते हैं, राम के पास अपने पास 10 रुपए हैं, ठीक है। उसके पास 10 रुपए हैं, उसने कुछ रुपए दे दिए अपनी बहन को, ठीक है। अपनी सिस्टर को उसने कुछ रुपए दे दिए। कितने दे दिए? यक्स दे दिए। अब उसके पास कितने बच गए? तो भाई यक्स थे और 110 थे, उसमें से यक्स निकाल दिए तो उसके पास इतने बच गए, ठीक है। इन दोनों का योगफल कितना होगा? 10 और यक्स का योगफल कितना होगा? 10 प्लस यक्स बराबर 10 प्लस यक्स बन जाएगा। ऐसा हो जाता था। या फिर और भी चीज़ें बना सकते थे। जितना भी क्वेश्चन आपने बना कर देखा था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहा हूँ, पर आपने ऐसे ऐसे करके समीकरण बनाए थे, उन समीकरणों को हल किया था। पर उसी जगहों पे कुछ जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें आई थी जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये इसके बराबर नहीं हो सकता। जैसे आपको कह दिया जाए कि राम के पास 10 रुपये से ज़्यादा हैं, पर कितने पता नहीं। मान लेते हैं कि राम के पास क्या है, 10 रुपये से ज़्यादा हैं, पर कितने हैं वो हमको नहीं पता है। ये स्थिति हो सकती है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि 20 से कम भी हैं, 20 से कम है, 10 से ज़्यादा है, 20 से कम है। इस स्थिति में राम के पास कुल कितने रुपए हैं, ये आपको जब बताना होता है, जब समझाना होता है, तब आ जाती है असमीकरण इस जगह पे काम। मान लेते हैं राम के पास x रुपए हैं। अब x जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है x 10 से, सॉरी यहाँ पे 10 से ज़्यादा है, और क्या है 20 से कम है। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, इसी कंडीशन को अगर हम जैसे कि सवाल में पढ़ा और इस कंडीशन को हमने लिख करके दिखाने की कोशिश की, तो इसी को कहा जाएगा असमीकरण। तो आपने जान लिया था समीकरणों के बारे में, टिक, ये आपने समझ लिया है। असमीकरण, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये आपने समझ लिया, मतलब ये क्यों आया और आने के बाद ये कैसा बन जाता है। यही सेम चीज़ें आपको क्या कहलाएंगी, असमीकरण कहलाएंगी। तो असमीकरण के बारे में आपने समझ लिया। जहाँ पे बराबर का निशान ना दिखाई दे करके आपको छोटा, ठीक है, बड़ा, ये छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बराबर, या फिर बड़ा बराबर ऐसा लग जाएगा, ये आ जाएंगे, तब ये असमीकरण कहलाएगा। अच्छा, एक बार मैं इन चिन्हों को समझा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि यार ये चिन्ह क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे, कब, कहाँ, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को हम समझ लेते हैं। और साथ में आपको इस चीज़ की भी कन्फ्यूज़न रहती होगी, यहाँ पे ये 2 बार क्यों आ गया है, ठीक है। ये इस चीज़ की भी कन्फ्यूज़न हो सकती हो, तो
उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 5 है और 3 है, कौन बड़ा है भाई, कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो इधर की ओर बराबर, बीच में बराबर ना लगा करके ये चिन्ह लगा दिया जाता है। एक चिन्ह क्लियर हो गया, ठीक है। छोटा कौन है? तो भाई ऐसे ही चिन्ह, इसी चिन्ह 3 को इधर लिख दो, 5 को इधर लिख दो, चिन्ह इधर की ओर मुड़ जाएगा। भाई हमको कक्षा 2 की किताब में मिला था एक, कि भाई आपके पास एक चिड़िया है, ठीक है, एक चिड़िया है, चिड़िया है भाई, उसकी गर्दन बना लेते हैं। अब उसके पास चोंच है अपनी, ये चोंच है, जिधर अंक बड़ा होगा उधर की ओर ये मुंह खोलेगी, जिधर की ओर छोटा रहेगा उधर की ओर वो बंद कर लेगी, इधर की ओर मुंह बंद रहेगा। बेकार चिड़िया है, जाने देते हैं बातों को। बस यूँ समझिए चिड़िया की ये चोंच है, जिधर की ओर अंक बड़ा उधर की ओर ये खुला रहेगा, जिधर की ओर छोटा है उधर की ओर ये बंद रहेगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो इन बातों को अब दूर हटाते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं बड़ा है बराबर है वाला। जैसे यक्स की कंडीशन आ गई, यक्स क्या है? वो 5 से ऐसा कह दिया जाए छोटा है, ठीक है। यक्स क्या है, या फिर वाई ले लेते हैं दूसरे सवाल के लिए, ये क्या है? 10 से बड़ा है। वाई जिधर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x और 5 लिखा है, बीच में ये चिन्ह लगा है, किधर की ओर मुंह खुला? इधर की ओर, यानी कौन बड़ा? 5 बड़ा। और y और 10 में किधर की ओर मुंह खुला? इधर की ओर, तो y कौन बड़ा? y बड़ा। ये कंडीशन आपको समझनी है। और साथ में एक चीज़ और आ जाती है, बराबर, किसी के साथ हम बराबर भी लगा देते हैं ताकि वो भी आप समझ लें। ऐसे में क्या समझ में आता है कि x का मान 5 मतलब x का मान 5 से छोटा है, 5 बड़ा तो 1 से छोटा ही होगा, और ये 5 के बराबर भी है। इस कंडीशन में x का मान क्या हो सकता है? 5 से छोटा, मतलब कि 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, और बराबर का चिन्ह लगा दिया मतलब 5 भी होगा, ये भी होगा। और यहाँ पे कंडीशन आप क्या देख रहे हैं कि y का मान 10 से बड़ा है, जिधर की ओर मुंह खुला उधर बड़ा, y का मान क्या है? 10 से बड़ा है, यानी y का मान क्या हो सकता है? 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, आगे की ओर बहुत कुछ हो सकता है। इसमें भी 1 से कम 0 भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं ये बराबर का निशान जब लगा है तो ये 10 भी होगा, यानी उसके उत्तर में ये 10 भी आएगा। तो ये कंडीशन होती है बड़ा या बराबर की। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे और इसके साथ जब और खेलेंगे तो और अच्छे से समझ में, ये खेल करके समझ में आएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ रैखिक असमीकाओं के प्रकार की। रैखिक असमीकाओं के प्रकार, रैखिक असमीकाएँ क्या होती हैं वो आप यहाँ पे असमीकाओं के प्रकार की रैखिक असमीकाएँ कहाँ आ गए, ये तो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे। असमीकाओं के प्रकार की, तो असमीकाएँ बहुत सिंपल से प्रकार की होती हैं, हमको इनको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस आप देख लीजिए और जान लीजिए कि इनको ये कहते हैं। संख्यात्मक असमीकाएँ कौन सी होती हैं? जिसमें अंक आपको दिखाई देंगे, बस सिंपल सी बात है, अंक दिखाई देंगे, 4 बड़ा, 4 की ओर मुँह खुल गया है, बस। शाब्दिक असमीकाएँ, जिसमें x, y, z आपको दिखाई दे जाए, बीजगणित के अक्षर दिखाई दे जाएं, वो शाब्दिक असमीकाएँ कहलाएंगे। अब ये छोटा बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अक्षर होना चाहिए। तीसरा है सुनिश्चित असमीकाएँ। सुनिश्चित असमीकाएँ वो होती हैं जिनमें ये देखिए छोटा या बड़े का निशान एकदम परफेक्टली शो होता रहेगा, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। देखिए ये सब अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जो शाब्दिक है वो ठीक है, जो शाब्दिक है वो सुनिश्चित भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सुनिश्चित का मतलब बस इतना सा होता है कि ये फिक्स रहेगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें ये नहीं रहेगा कि बराबर वाला निशान भी लगा रहे, बस इतनी सी बात। सुनिश्चित का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे स्लैक, सुनिश्चित का उल्टा हो गया, यहाँ पे बराबर के निशान भी साथ में लगा रहेगा, ये रहेगी स्थिति। द्वितीय असमीकाएँ, यहाँ पे 2 असमीकाएँ साथ में चलेंगी, यानी कि 2 बार बड़ा या बराबर वाला चिन्ह, ये किधर भी खोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये 2 बार आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 2 चीज़ें रहेंगी और हमको 2 बार तुलना करके इसकी तुलना करनी है, इसकी तुलना करके, मतलब जब सवाल आएंगे तब समझा जाएगा। फिलहाल के लिए कंपल्सरी नहीं है, बस ये जान लीजिए कि 2 बार है तो द्वितीय असमीका है, और इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने असमीका के प्रकार के बारे में जान लिया, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी ज़रूरी बात नहीं है, सब ठीक है। बात करेंगे रैखिक असमीका की। जैसे रैखिक समीकरण होता है
वैसे रैखिक असमिका होती है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी असमिका जिसमें आपको चर राशि की घात केवल 1 मिल जाए, 2 ना मिले, ठीक है, 2 नहीं मिलना चाहिए, 2 चर राशियों का गुणा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x y ऐसे करके नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 चर राशियाँ जब गुणा हो जाते हैं तो वो घात 2 में बदल जाती हैं, उनकी घात 2 हो जाती है। ये आपको कक्षा 10 में ही मिला था। तो बात ये रहे कि रैखिक असमिका जिसकी घात 1 रहे, मतलब चर राशि की घात 1 रहनी चाहिए। एक चर वाली रैखिक असमिका जिसमें केवल एक चर दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे x <= 5 लिखा गया है, तो ये एक चर राशि वाली रैखिक समीक्षा है, ठीक है। 2 चर राशि वाली रैखिक समीक्षा, यहीं पे हम प्लस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा रहने देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x + y बराबर लगा देते हैं। 2 चर वाली रैखिक समीक्षा हो गई यहाँ पे, ठीक है, 2 चर वाली रैखिक समीक्षा। यहाँ पे जो भी हेडिंग है उसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बस आपको उनको नाम के साथ समझना है कि किनको क्या कहते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें, बहुत ही प्यारी सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक चर वाली रैखिक असमिका समझ लिए जिसमें केवल एक चर राशि दिखाई दे। 2 चर वाली रैखिक असमिका का मतलब जिसमें 2 चर राशियाँ दिखाई दें। रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसमें घात 1 दिखाई दे। बस इतनी सी बात। संख्या रेखा पे अंतरालों का निरूपण। अब आएगी थोड़ी सी मुद्दे की बातें जहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना होगा। दोस्तों संख्या रेखा पर अंतरालों का निरूपण हम सीखना अब शुरू करने वाले हैं। देखिए, अगर आप किताब में देखते हैं, अरिहंत की किताब में काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है, और अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो दिया ही गया होगा। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, मैं उनको आसान भाषा में, बहुत ही आसान चुटकियों में, बस मतलब मैं कैटेगरी वाइज नहीं डिवाइड करने वाला हूँ, उनका अलग अलग नाम नहीं देने वाला हूँ, बस सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पे संख्या रेखा पर अंतरालों का निरूपण करना होता है। तो एक सिंपल सी संख्या रेखा है, बहुत ही आसान से 0 1 2 3 और यहाँ पे -1, ये -2 और -3 वाली यही है, दोनों तरफ आगे बढ़ चुकी है, इतनी सी बात है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि x बराबर 4 है, x बराबर 4 है या फिर y बराबर 4 है, x बराबर 4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत ही सिंपल सा काम। तो मैं कहूँगा कि ये x अक्ष है या फिर x रेखा है और x बराबर 4 यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। बस इतना सा काम, ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपण किसी एक संख्या का। ओके, दूसरी बात, असमिका हम पढ़ रहे हैं तो असमिका को हम समझेंगे। ये तो समीकरण सा हो गया। x का मान 4 से छोटा है, यहाँ पे देखिए इधर बंद मुँह, x क्या है, छोटा है, x क्या है, छोटा है। तो x के मान 4 से छोटा होने का मतलब क्या है, x का जो मान मिलने वाला है, अगर मैं इसका समुच्चय बनाऊं, क्योंकि उसमें ढेर सारे मान होने वाले हैं, समुच्चय बनाऊं तो भाई 4 से छोटा 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद -1 होगा, आगे बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसको अगर मैं अच्छे से कहूँ तो ये -इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो उधर प्लस की ओर, इधर की ओर माइनस की ओर। तो किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, यहाँ से पीछे की ओर आ रहा है। तब हमको इस पूरी चीज़ को इस पे दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा वो समझना है। तो भाई जब हमें किसी अंक से कम की ओर जाना है या फिर ज़्यादा की ओर जाना है, उस संख्या को छोड़ करके यहाँ पे देखेंगे 4 के बराबर ये नहीं हो सकता है, x 4 से छोटा लेना है। अगर इस अंक को छोड़ करके रखना है तो ये खाली जगह से बनाई जाती है, ब्लैंक स्पेस, और इसको गाढ़ा कर दिया जाता है। ठीक है, गाढ़ा कर दिया जाता है। उधर नॉर्मल लाइन, इसको 2 बार ऐसे खींच दीजिएगा, पटरी रख करके 2 बार खींच दीजिएगा, थोड़ी सी मोटी लाइन हो जाएगी और यहाँ की ओर तीर बना दीजिएगा। ये हो गया इस हिस्से का जिसमें इतना ढेर सारे मान हो रहे हैं, संख्या रेखा पर निरूपण। दूसरी बात समझ में आ गया, यानी कि हमको 4 को जब छोड़ना है तो खाली जगह छोड़ देनी है। कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा है, याद हो जाएगा, करते रहोगे याद हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। जब 4 से छोटा ले रहा है तो 4 से छोटा मतलब 4 से छोटी सभी गिनतियाँ लेनी है, 4 को छोड़ देना है। 4 को जब छोड़ के चलना है तो इसको खाली जगह वाला छोड़ देना है। ऐसा आपकी किताब में निरूपित किया गया है, मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ।
तो वहाँ से सभी गिनतियों को ले लेना है, आगे की ओर तीर बना देना है, यानी कि सभी गिनती हमने ले ली है। दूसरे सवाल, x लेस देन 4 लेस देन इक्वल 4, यानी कि अब क्या हो रहा है, x का जो मान हो रहा है वो 4 के बराबर भी हो रहा है, यानी हम 4 को भी उठाएंगे, 3 को भी उठाएंगे, 2 को भी उठाएंगे, माइनस इन्फाइनाइट तक आएंगे भाई, सब कुछ आएंगे। ऐसी स्थिति में इसको काला कर दीजिए, बस इतना सिंपल सा काम है। संख्या रेखा पे निरूपित करना बहुत ही सिंपल सा काम, दोहराना वही है। इसको काला कर दीजिए। काला इस बात का रिप्रेजेंटेशन है, इस बात को निरूपित करता है कि हमने 4 को भी उठाया है, अपने साथ में रखा है। तो ये सभी चीज़ें इसमें आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार से निरूपित करते हैं। साथ में और भी चीज़ें होती हैं, प्लस की ओर जा सकते हैं, यानी कि बड़े की ओर चलते चले जाएं। यानी कि x का मान क्या हो रहा है कि ये बड़ा है, 3 से ले लेते हैं। 3 से बड़ा लेने का मतलब है 3 वाला छोड़ करके आगे चले जाइए, और x का मान 3 से बड़ा और बराबर भी है, तो इसको लेकर भी आगे की ओर चले जाइए। कंडीशन ये भी बन सकती है कि x का मान 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ऐसी स्थिति है। तो भाई 3 से 1 के बीच में ये कंडीशन बन रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 को छोड़ करके इसको पूरा काला करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, क्या है कि 1 को छोड़ना है, 3 को भी छोड़ना है, क्योंकि हमको यहाँ पे बराबर दिया जाएगा तो हम x का मान 3 और 1 के बराबर भी लेंगे। अगर बराबर नहीं दिया जाएगा तो हम उसके बराबर नहीं लेंगे, यानी उससे कम इससे ज़्यादा। तो उससे कम उससे ज़्यादा का मतलब यही होता है कि इनको छोड़ करके आगे चलना, इनके बीच की पूरी लाइन को काला कर देना। और अगर यहाँ पे बराबर दे दिया जाए तो इनको खाली जगह वाला छोड़ करके काला वाला पूरा कर दीजिए और ऐसे रंग दीजिए, तो ये हो जाएगा पूरा उत्तर। अच्छा ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, अब सवालों के हल पे चलते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे सवाल हल हो रही है, कैसे उसका उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है, ये समुच्चय सिद्धांत जब आपने पढ़ा था उसमें भी आपको ये मिला था, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं। हो सकता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल रह गया, मैंने उतना अच्छे से नहीं बताया है, और थोड़ा इस पर समय देना चाहिए। तो समय देने का काम हम फिर कभी करेंगे फुर्सत में। मतलब कि आप सवालों को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को हल करते रहिए, धीरे धीरे देखते रहिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगी। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, कोई भी परेशानी वाली बात ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक कि आपको निरूपण समझ में आ गया है। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.1 जो कि NCERT की किताब से है, और देखेंगे उसमें कि कुछ प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्नों की शुरुआत कर चुके हैं। प्रश्नावली 6.1 के पहले नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। ये एक समीकरण है, यहाँ पे दिया गया है, इसको हल करना है। हल करने के बाद हमको x की वैल्यू बतानी है, यानी कि उसका मान बताना है, और x एक प्राकृतिक संख्या है तब, और x एक पूर्णांक है तब। 2 स्थितियाँ बन रही हैं। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसमें देखो ढेर सारे मटेरियल बीच में घुसाए गए हैं, समझाने के लिए बहुत सारे नियम भी बताए गए हैं, पर मैं नियमों को उतना ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगा। मैं धीरे धीरे हल करते हुए आपको बताता चलूँगा, सब काम होता चलेगा। तो भाई यहाँ पे 24x लेस देन 100 है, यानी 24x 100 से छोटा है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 24 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 24x है बटे 24 कर लेंगे, लेस देन 100 अपॉन 24 कर लेंगे, बहुत ही आसान से। यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर। बात समझ में आ गई। यहाँ पे 24 कट जाएगा, यहाँ पे 4 छंग 24 होता है, 4 25 शाम में 100 होता है। यहाँ पे x लेस देन 25 बटे 6 मिल चुका है। ओके, वैल्यू तो इतनी मिल चुकी है। अब क्या है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात को समझ लेते हैं। हमारा जो उत्तर मिलने वाला है वो पहले आधार पे क्या मिलने वाला है, जब x एक प्राकृतिक संख्या है, भाई हम लिखेंगे जब x क्या है, एक
प्राकृत संख्या है तब यक्स के मान क्या होने वाले हैं। 25/6 का मतलब क्या होता है, 6 से पहले 25 से भाग करो और यहाँ पे पूर्णांक ढूंढो भाई, पूरे अंक ढूंढो। 6 चौके 24, काम खत्म हो गया, मतलब एक बचा रहेगा। ये 4 से 1/6 बन रहा है, यानी कि ये आधा नंबर है, लेकिन पूर्णांक कौन बचेगा, 4 बचेगा। बात समझेंगे कि संख्या रेखा पे जब भी पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात की जा रही है, तो 4 से 1/6 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। छोटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का मान इससे छोटा हो रहा है। इस वजह से 4 से 1/6 से जो छोटी वाली प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाएगी तो इससे छोटे तो सबसे पहले नंबर पे आपको 4 मिल जाएंगे, ठीक है। उससे छोटी क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। उससे छोटी 2 मिल जाएगी। उससे छोटी 1 मिल जाएगी। 0 नहीं लेंगे क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस इतना सा, ठीक है। ये चीज़ें जो मिल गई हैं, तब ये जो मिला है यही समुच्चय हल है, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तब हमको लिखना है असमीका का हल समुच्चय। तब असमीका का यहाँ पे लिखना पड़ेगा असमीका का हल समुच्चय 1 2 3 4 है। भाई बात समझेंगे ये कि यहाँ पे कोई एक हल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हल समुच्चय मिलेगा, यानी ढेर सारे हल मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति रहेगी। दूसरी स्थिति, जब एक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूर्णांक की बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति, जब एक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक क्या होता है भैया कि 4 से छोटी 4 3 2 1 जो मिल रहा है वो पूर्णांक के साथ में 0 भी पूर्णांक होता है। तो भाई 4 3 2 1 और 0 और माइनस वाले सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक तो थोड़ी सी बात अब समझने वाली हो जाएगी। यहाँ पे ये मंझला कोष्ठक बना दिया तो हमने कहा था इतने, इस समुच्चय में इतने ही अवयव होंगे, बट यहाँ पे अगर हम मंझला कोष्ठक बनाते हैं तो माइनस इनफाइनाइट भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऐसी स्थिति में भाई बात ये होती है कि माइनस इनफाइनाइट इसका हल नहीं हो पाएगा, उसके तक हम पहुँच सकते हैं पर वो हल नहीं होगा, इस वजह से उसको छोड़ना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको इनको भी लेकर के चलना है। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ऐसा रहेगा, यहाँ पे छोटा कोष्ठक बना दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट तक हम पहुँच तो रहे हैं लेकिन उसको ले नहीं रहे हैं। इधर मंझला कोष्ठक तब नहीं बनाया जाता है, तब बड़ा कोष्ठक बनाया जाता है। ये स्थितियाँ बनती हैं, यानी हम 4 को ले रहे हैं और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट को नहीं ले रहे हैं। अगर आपने समुच्चय में पढ़ के रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिलहाल हम ये भी चीज़ समझ लेते हैं कि इसमें बीच में इतने डॉट डॉट वाली चीज़ें नहीं रखते हैं, तब हम केवल इतना सा लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ। तब हम इतना सा लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं, कोष्ठक लगाते हैं ऐसे 4। वैसे 4 तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं लेना है ना भाई, 25/6 नहीं लेना है, बट 4 लेना है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बात को समझेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बस यही इसका उत्तर रहेगा। और इसमें अगर हम डॉट डॉट वाला जैसा कि इसमें लिखा गया है, तो हम ये अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे डॉट डॉट अकेले करके लिख सकते हैं। ये भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा नकल करके ही बता दे रहा हूँ। बस यहाँ पे आप -1 -2 -3 भी लिख लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे कोष्ठक लगा के छोड़ देंगे, ये मंझला कोष्ठक ही बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमने डॉट डॉट लगाया है आगे की ओर, ठीक है, पर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं रखा है कि वहीं तक हम पहुँच रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ तक जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रखा है, बस डॉट डॉट लगा के हमने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से इसका आप उत्तर दे सकते हैं, जैसा कि किताब में दिया गया था वहीं से देख करके हमने आपको इसका जवाब दिया है, क्योंकि बस यूँ ही। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे ज़्यादा पूरी चीज़ें नहीं लिखे हैं, बस आराम से हमने सवाल समीक्षा को लिख लिया है। यहाँ पे देखेंगे -12x > 30, 30 से बड़ा है ऐसा आपको कहा गया है।
प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, दोनों ही स्थितियों में हम यहाँ पे उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x के पास 12 है तो हम क्या करेंगे, 12 से -12 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -12 है। तो भाई -12x है, यहाँ पे -12 से भाग दिया है, और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे -12 से भाग दिया है, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। आइए सीख लेते हैं कारण क्या है कि ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह क्यों बदल रहा है इसका कारण देख लो भाई। जैसे आपके पास -4 है और यहाँ पे -2 है, इन दोनों में कौन बड़ा है ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो जान ले भाई, संख्या रेखा में जो दाहिनी ओर मिलता है वही बड़ा होता है। 2 इधर मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, तो ये वाली गिनती बड़ी होती है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा हो गया है। एक काम करते हैं कि दोनों तरफ माइनस से भाग कर देते हैं, -1 से गुणा कर देते हैं, जो भी करना चाहो करो, चिन्ह हटा दिया। ठीक है, माइनस से हमने गुणा करके चिन्ह हटा दिया, तो बचा 4 और बचा 2। अब कौन बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया ना, उल्टा हो गया चिन्ह। सेम यही काम होता है आपका इसके साथ भी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे +2 बड़ा है, ठीक है, ऐसी स्थिति ली जाए कि यहाँ पे -4 से +2 बड़ा है, अगर हम माइनस से गुणा करेंगे यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो फिर -2 से 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चिन्ह उलट जाता है जब भी हम माइनस के साथ गुणा करते हैं, माइनस से हम गुणा करते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो एक तरफ माइनस लगा हो या फिर दोनों तरफ माइनस लगा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमने माइनस से गुणा या भाग किया तो चिन्ह बदल जाएगा। कारण आपने देख लिया था, मिटा दिया हमने। अब यहाँ पे ये माइनस भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, यक्स यहाँ पे लेस देन, यक्स का मान क्या है, कम हो गया, यहाँ पे काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 से नहीं कटेगा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, -5/2। ये चीज़ें मिल चुके हैं। आइए बातों को समझते हैं। यक्स का मान -5/2 से छोटा है, इधर की ओर बंद है, यानी यक्स का मान क्या है, छोटा है, वो भी 5/2 से, वो भी माइनस वाले। तो पहली स्थिति में जब कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या है, यक्स देखो -5/2 से अगर छोटा लोगे भाई, 2 से भाग दोगे, 2 सही 1/2 मिलेगा, ये भी माइनस में, यानी -2। इससे भी छोटी गिनती प्राकृतिक में तो नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कह दोगे कि इसमें कोई हल, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा कि इसमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक संख्या से छोटी नहीं होती। ये हो गया। आप इसमें ऐसे रिक्त समुच्चय भी बना सकते हो, कह सकते हो कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके हलों की संख्या 0 होगी, या फिर हल समुच्चय निल होगा, निल यानी शून्य समुच्चय होगा। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। दूसरा काम, पूर्णांक की बात अगर की जाए तो भाई पूर्णांक क्या है, -2 से छोटे जितने भी गिनतियाँ होंगी वो भी इनके बीच में पूर्णांक हो जाएंगे। तो -2 भी इसमें आएगा, कहा कि -2 सही 1/2 से छोटे की बात कर रहे हैं। तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इससे -4 हो जाएगा छोटा, सभी ऐसे छोटे होते जाएंगे और बस बंद कर दो, डॉट 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 लगा के। इससे छोटे जितने भी गिनतियाँ हैं सबके सब पूर्णांक में इसके अंतर्गत आ जाएंगी, और ये इसके हल समुच्चय होगा। और यहाँ पे रिक्त समुच्चय मिल गया, क्योंकि इसका माइनस वाली गिनती से छोटी कोई भी गिनती यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में तो नहीं होगी, प्राकृत संख्या में नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पे रिक्त समुच्चय आपका उत्तर मिला। अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। आई थिंक कि मैंने बहुत कुछ इसमें आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।